हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं युक्ति पब्लिकेशन की आपकी एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य ज्ञान सार संग्रह, जो कि वन लाइनर है। और ये जो क्वेश्चन आंसर हम आपको कराएंगे ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उसके लिए संपूर्ण तैयारी है। बस आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लोगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपकी 50,000 से प्लस इसमें क्वेश्चन है, तथ्य हैं और सरल और रोचक तरीके से प्रश्नोत्तरी का एवं तालिका द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है। साथ ही इसमें आपका पूरा चैप्टर वाइज है, जैसे प्राचीन भारत हम आपको स्टार्ट करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, फिर भारत का भूगोल, फिर ऐसे ही करके हम टोटली संविधान सब पूरी बुक का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इतिहास रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम आज की सीरीज़ पर चलेंगे। कल हमने मौर्य वंश कंप्लीट कर लिया था, आज हम मौर्योत्तर काल को लेकर चलेंगे, जिसके सारे क्वेश्चन हम आज कंप्लीट कराएंगे जो भी आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, और सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो वो पुष्यमित्र ने की थी। और पुष्यमित्र की हत्या जो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, फिर आगे है कि कड़व या कड़म वंश का जो संस्थापक कौन थे? तो वो वसुदेव थे। ठीक है, आगे आता है कि सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो आपके सुमुख थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो जो महाव्याकरण पतंजलि थे वो आपकी पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो वो आपके शक राजा रुद्रदामन के द्वारा विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किया गया था। ठीक है, इसके बाद है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो सातवाहनों ने अपना आरंभिक दिनों में जो अपना शासन था वो महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके आगे रहेगा कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो वो आपकी कड़फिसेस द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो जो छत्रप प्रणाली थी उसका यूज जो था वो आपके शकों ने किया था। किसने किया था? शकों ने किया था। इसी के साथ हमारा आगे क्वेश्चन रहेगा कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में जो सबसे ज़्यादा जो विकास था वो आपका वास्तुकला में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो जो सैनिक शासन था वो आपका ग्रीकों के द्वारा व्यवहार में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो जो उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित भारत यूनानी राज्य था वो आपका बैक्ट्रिया था। क्या था? बैक्ट्रिया। ठीक, आगे है कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार था? तो रोम के साथ आपका तमिलों और चेरों का, किनका? तमिलों और चेरों का व्यापार था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? तो मौर्यों के अधीन किया था। जो सातवाहन थे उन्होंने मौर्यों के अधीन अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। आगे है कि वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वो आपके कनिष्क थे जो कि बौद्ध बन गए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो जो गांधार शैली है वो आपकी भारत और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। ठीक है, आगे है कि रोम साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने कैसर सीजन की उपाधि धारण की थी? तो कैसर सीजर की जो उपाधि थी वो कुषाण ने धारण की थी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो जो प्राचीन भारत में जो नियमित रूप से सोने के सिक्के थे वो आपके कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो जो सातवाहन था वो दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो आपकी कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक है, आगे है आपका कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो शुंग वंश के बाद आपके कण्व जो राज थे उन्होंने भारत पर राज्य किया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो जो पेन चाओ थे
पेन चाओ थे, उन्हें कनिष्क ने हरा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वप्रथम संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो जो तांबे के सिक्के सबसे ज़्यादा आपकी कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है। तो जो विक्रम संवत है वो आपका 57 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो आपकी प्राकृत थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो जो ग्रीक और यूनानी शैली का जो मिश्रण है वो आपकी गांधार शैली कहलाती है। ठीक है, इसके साथ ही आएगा आपका नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। कौन सी थी? पुरुषपुर। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है। तो जो पुरुषपुर है पेशावर का दूसरा नाम है। ठीक है, आगे है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो जो कनिष्क थे उनके राज चिकित्सक आपके चरक थे। ठीक है, आगे है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। तो जो गांधार शैली थी या गांधार कला थी उसके लिए आपकी तक्षशिला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, फिर है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो भारत में जो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं थी वो आपके इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने आपकी भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, आगे है कि किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो जो मथुरा संग्रहालय है उसमें कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्ति भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो वह कौन सा शासक था? तो जो सातवाहन शासक थे उन्होंने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्ति भूमि और गांव देने की प्रथा स्टार्ट की थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो भारतीय रंगमंच में जो आपकी यवनिका पर्दा का शुभारंभ है वो यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था। तो भारतीयों के जो महान रेशम मार्ग है वो आपका कनिष्क ने स्टार्ट किया था। ठीक, आगे है आपका कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो जो कनिष्क का शासनकाल था तभी आपका शक संवत का स्टार्ट हुआ था। और कब से? तो 78 से। ठीक है, आगे आता है हमारा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो वो आपका भारत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो प्राचीन काल में जो कलिंग के महान शासक थे वो आपके खारवेल थे। कौन थे? खारवेल। ठीक, नेक्स्ट है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ था। फिर है कि योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। तो योधेय सिक्कों पर आपके कार्तिकेय का, जो कार्तिक देवता हैं उनका अंकन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। तो जो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है उसकी जो तिथि है वो आपकी 81 ईस्वी है। कितनी है? 81। ठीक है, फिर है कि अश्वघोष किसका समकालीन था। तो जो अश्वघोष हैं वो आपके कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो जो बाल विवाह की प्रथा है वो आपके कुषाण काल में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? कुषाण काल में। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका, आगे रहेगा कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृतियों का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। तो जो भारतीय और यूनानी का मिश्रण है उसे गांधार शैली कहा जाता है। फिर है कि सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है। तो सातवाहनों की जो राजधानी है वो आपकी अमरावती में स्थित है। कहाँ पर है? अमरावती में। ठीक है, फिर है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है। तो जो आंध्र सातवाहन राजाओं की जो सबसे लंबी सूची है वो आपकी मत्स्य पुराणों से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है। तो विधि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है? विधि के क्षेत्र में। तो इसी के साथ आपका जो मौर्योत्तर काल था वो हमारा समाप्त होता है। अब हम आएंगे आपके संगम काल पर। संगम काल के बाद आपका गुप्त युग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो संगम काल में पहला क्वेश्चन है कि संगम युग में उरेयू किस लिए विख्यात है। तो जो उरेयू थे वो आपके कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था? कपास के केंद्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट है कि तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो जो तोलकप्पियम है ये आपका तेलुगु में क्या कहते हैं, आपका कैसा है? व्याकरण और काव्य से
संबंधित है। ठीक है, आगे है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो जो धार्मिक कविताओं का जो संकलन है कुरल, वो आपका तमिल भाषा में, किस में है, तमिल भाषा में। ठीक है, फिर है कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था। तो वो आपके पांड्य संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध है चेर शासक कौन था जिसने कड़गनी यानी कि पित्तनी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो जो कड़गनी था और पित्ती का जो मंदिर का निर्माण था वो आपका सेन गुट्टूवन ने कराया था। किसने कराया था, सेन गुट्टूवन ने। ठीक है, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका कि तमिल भाषा के शिलापादिकारम और मणिक मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं। तो ये आपके हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो जो आपकी तोलकप्पियम है ये आपकी व्याकरण रचना है जो कि तमिल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, फिर है कि मुजरिस। तो जो मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो जो मुजरिस है वो आपका चेर का जो चेर है उसका प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, फिर है कि प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं। तो जो मुरुगन है वो आपके स्कंद या कार्तिकेय के समदृश्य हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका समकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त था। तो कौन को एवं मनन जो है वो आपके राजा के लिए प्रयुक्त होता था। क्या, कौन को और मनन ये आपके राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक है, फिर आगे है कि तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो तमिल काव्य का जो इलियड है वो आपका शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था। तो जो चेर वंश का जो शासन था वो आपका केरल पर था। कहाँ था, केरल पर। ठीक है, फिर है कि चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो चेर वंश का प्रसिद्ध शासक आपके सेन गुट्टूवन थे, सेन गुट्टूवन। ठीक है, फिर है कि चोल वंश का प्रथम जो प्रसिद्ध शासक थे। तो चोल वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे वो आपके करिकाल थे। कौन थे, करिकाल। ठीक है, फिर है कि चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रमुख केंद्र था वो आपका उरेयूर था। कहाँ था, उरेयूर। ठीक है, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे कि नेक्स्ट है कि तोलकप्पियम की रचना किसने की थी। तो तोलकप्पियम की जो रचना है वो आपकी तोलकापियर ने की थी। किसने की थी, तोलकापियर ने। ठीक है, फिर आगे है कि चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है। तो चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता है। क्या, मनरम। ठीक है, आगे है कि पांड्यों की राजधानी क्या थी। तो पांड्यों की जो राजधानी थी वो आपकी मदुरै थी। क्या थी, मदुरै। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो जो तमिल का गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि वो आपका जैन धर्म से संबंधित था। किससे था, जैन धर्म से। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि संगम किससे संबंधित है। तो जो संगम है वो विद्वानों से संबंधित थे। किससे थे, विद्वानों से संबंधित है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्त के दरबार में 20 ईस्वी के लगभग अपना दूध भेजा था। तो वो आपके पांडे नरेश थे। कौन सा। फिर है कि तमिल काव्य का उड़ीसी किसे कहा जाता है। तो जो तमिल काव्य का उड़ीसी है वो आपका मणिमेखलई को कहा जाता है, मणिमेखलई। ठीक है, फिर है कि पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी। तो जो मुहर या कावेरी पट्टनम की जो स्थापना है वो करिकाल ने की थी। किसने की थी, करिकाल ने। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस देवता के सदृश है। तो वो आपके स्कंद या कार्तिकेय के समदृश्य थे। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी संबंध कुछ है कि संगमों का आयोजन है। तो प्रथम संगम आपका मदुरई में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अगस्त्यार यानी कि अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय संगम आपका कप्पाटूपुरम यानी कि अलवे में हुआ था और इसके भी अध्यक्ष जो थे वो आपके अगस्त्यगिरी ऋषि थे। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय संगम। तो तृतीय संगम आपका मदुरई में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता थी वो आपकी नक्कीरन ने की थी। तो इसी के साथ ही आपका संगम का जो संगम काल है वो भी आपका समाप्त होता है। साथ ही आपका मौर्योत्तर वंश भी समाप्त हो गया है। कल जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका गुप्त काल रहेगा। गुप्त काल से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कंप्लीट कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।